हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी विद नोट्स। आई एम योर एजुकेटर खुशी एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमबीए का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम एमकॉम के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का, एज वेल एज और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं जो पहले से आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं। आप लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है एमकॉम की, बीकॉम की, बीबीए, एमबीए, या आप किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो आप भी बता सकते हैं। सो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप तक उस क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड किया जाए। अब जो ये क्वेश्चन पेपर है वो है एमबीए का, ठीक है। एमबीए के सेकेंड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो यूनिवर्सिटी इसमें रहती है MDU, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक की जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है ये। और ईयर अगर हम बात करें तो ईयर है 2022 का क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो इंपॉर्टेंट चीजें यही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसे हम FM बोलते हैं। तो FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट का मतलब ही समझ लो, क्योंकि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं करती, साथ साथ मैं आपको एक हिंट देती रहती हूँ कि किस तरीके से आपको आपके एग्जाम में लिखना है। जैसे कि अगर हम सबसे फर्स्ट बात करें तो आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दैट मीन्स जो बिजनेस में आपके पास फाइनेंस है, जो आपके पास कैश है, जो आपके पास पैसा है, चाहे वो कैश की नेचर में है या नहीं है, उसको आपको किस तरीके से मैनेज करना है, दैट इज बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैसे पैसा आएगा, कैसे उसको आप यूटिलाइज करोगे और किस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो सारी की सारी चीजें किस में आती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का जो क्रेडिट है वो जाता है प्रियंका को, क्योंकि प्रियंका ने पूरी की पूरी PDF मेरे साथ शेयर की, जो कि MBA की MDU यूनिवर्सिटी की रहेगी। अगर आप लोगों के पास भी PDF है पूरी किसी कोर्स की, जैसे कि MCOM की है, तो इसमें मुझे पूरे 6 सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है 2022 का, वो प्रोवाइड किया है प्रियंका ने। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं तो मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर, सो दैट मैं आप लोगों को उन क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस दे सकूं, आपकी भी हेल्प हो जाए और बाकी स्टूडेंट्स की भी उससे हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप लोग शेयर करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे शेयर कर सकते हैं। वहां पर आपको मेरा पर्सनल कनेक्शन के लिए टेलीग्राम मिल जाएगा, और साथ ही साथ मैंने आपको मेल भी बताई है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा टेलीग्राम भी, और मेल ID भी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको पैटर्न समझने की रिक्वायरमेंट है। पैटर्न क्या कहता है, इसमें बोला गया कि पहला जो सेक्शन A है वो कंपल्सरी है, और इस सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच है। तो टोटल अगर हम देखें तो दिस इज अबाउट टू बी 16 मार्क्स आपके बन जाते हैं। ठीक है, 16 मार्क्स अगर बन जाएंगे। और सेक्शन B जो इन्होंने बोला, ये बोला है कि आपको हर एक यूनिट में से क्या करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको 4 यूनिट्स दी गई हैं, चारों में से आपको 2-2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, 2-2 क्वेश्चंस हर एक यूनिट में से आपको दिए जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप किसी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं इस टोटल 4 यूनिट्स में से। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन हुए, 4 क्वेश्चन हुए। हर एक क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का है। तो टोटल आपके यहाँ पर हो जाते हैं 64 मार्क्स। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए, 80 मार्क्स का आपका MBA का जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो ये रहा। और 20 मार्क्स जो है वो आपके क्या लगते हैं, इंटरनल असेसमेंट लगती है। और 3 आवर्स का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है। तो एज पर दिस सेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन 1 जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन है, सबसे पहले बोलता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो ये देखो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि आपके डेट और इक्विटी का रेशो क्या है, और अगर वो रेशो बिल्कुल बेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम। दैट मीन्स बेस्ट रेशो या बेस्ट मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, जिससे जो आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू होती है वो बढ़ती है, और आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो मिनिमाइज होता है, कम होता है। तो ये हमारा रहता है कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें हमें वैल्यू ऑफ द फर्म एंड कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, वैल्यू ऑफ द फर्म को हमें क्या करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है, बढ़ाना होता है, और हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है इसको हमें करना होता है मिनिमाइज। तो आपको 2 मार्क्स में जितना आप चाहें उतना लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैं देखूं तो 2 मार्क्स में आपको 1 पेज, 1 साइड 1 पेज, जैसे डबल साइड होता है, डबल साइड नहीं मैं यहाँ पर बोल रही, आपको सिर्फ सिंगल साइड आपको 1 पेज भरना होता है 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि आपका जो लेवल है वो मास्टर्स का है। आप MCOM में है, MBA में है, तो आपको 1 पेज 2
मार्क्स के लिए भरने होंगे। उसके बाद इसके साथ क्वालिटी भी होनी चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं। सिर्फ पेज भरने में हमेशा कहती हूँ सिर्फ पेज भरने से आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको पेज भी भरने पड़ते हैं और साथ साथ आपको क्वालिटी कंटेंट भी लिखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी का देखो नाम से ही क्लियर है कि वो मनी, वो पैसा जिसकी वैल्यू क्या है फ्यूचर में पता चलेगी कि इसकी वैल्यू क्या है। कई बार हमारी जो वैल्यू होती है मनी की वो कम भी हो जाती है और बढ़ भी जाती है। तो एक स्पेसिफिक डेट फ्यूचर में जब हमें पता चलता है कि हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट की थी या जो भी हमारे पास पैसा एट प्रेजेंट है उसके फ्यूचर में एक स्पेसिफिक डेट पर क्या वैल्यू होगी, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या होता है कि अगर हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी कैपिटल में, इक्विटी शेयर्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी कितने रुपीज या कितना आपको जो डिविडेंड है वो प्रोवाइड करेगी, तो वो कंपनी के लिए क्या रहती है, वो कॉस्ट रहती है कंपनी के लिए, इसीलिए इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि कंपनीज क्या करती है, क्रेडिट पर आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट दे देती है, या फिर जब क्रेडिट, हर एक कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, अगर हम कैश सोचे तो 100% कोई भी बिजनेस कैश पर नहीं चलता है, तो क्रेडिट भी कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स को हमें क्रेडिट देना पड़ता है। तो उस बेसिस पर यह बोला गया है कि जो क्रेडिट दिया गया है उस क्रेडिट को आपको मैनेज भी करना है, कि जो भी आपने क्रेडिट दिए, जो आपके डेटर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने आपसे क्रेडिट पे कोई सामान लिया है, तो उनको आपको मैनेज भी करना होता है टाइम टू टाइम, सो दैट वो बैंकरप्ट ना हो जाए या ऐसी कोई भी जो सिचुएशन है वो अराइज ना हो जाए। उसके बाद ई पॉइंट क्या कहता है, सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल में अगर हम सोर्सेज देखें कि हमें पैसे को अरेंज करना है, हमें पैसे को एक्वायर करना है, तो हम किन किन सोर्सेज से हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉन्ग टर्म फाइनेंस को किन किन सोर्सेज से हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट रहता है दैट इज इक्विटी कैपिटल, सेकंड प्रेफरेंस कैपिटल, थर्ड अगर हम देखें तो डिबेंचर से आप कर सकते हैं, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल्स होते हैं। तो ये सारे आपके मेथड रहते हैं, सोर्सेज रहते हैं जहां से आप लॉन्ग टर्म सोर्स या लॉन्ग टर्म फाइनेंस को कलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाने की जरूरत है कि इक्विटी क्या होते हैं, प्रेफरेंस क्या है, या डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह क्या होते हैं, मुझे नहीं लगता कि समझाने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप लोग MBA में हो। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, जब भी एक्सपेक्टेड रेशियो देखी जाती है, या हम ये लगाएं कि जो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको जब हम एवरेज में कन्वर्ट कर देते हैं, कि जितने भी जनों से हमने क्या ले रखा है, कैपिटल ले रखा है, और उनको हमें कॉस्ट देनी है उसकी, दैट मीन्स कोई फॉर एग्जाम्पल कोई डिविडेंड है, कोई इंटरेस्ट है, कुछ भी पे करना है, तो उसका हमें क्या लेना होता है, एवरेज निकालना होता है, और इसको हमें वेट देना होता है। तो इस बेसिस पे हमारी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाती है। इसके साथ साथ ना आप फॉर्मूले भी जरूर याद कर लेना, तो फॉर्मूला अगर आप लिखते हो तो आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा, एग्जामिनर को भी लगेगा कि आपको फॉर्मूले भी याद है, दैट मीन्स आपको पता है। उसके बाद अगर हम बात करें डिविडेंड पॉलिसी की, तो सबसे पहले तो डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक कंपनी है, उस कंपनी ने क्या है, इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर कोई भी उन्होंने इशू कर रखे हैं, तो इन दैट केस जब कंपनी को कहीं से कोई प्रॉफिट आता है, उनकी इन्वेस्टमेंट से या कहीं से भी कोई प्रॉफिट आता है, तो उस बेसिस पर वो क्या करते हैं, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिविडेंड किसको दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सीधी सी बात करें तो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। जो डिबेंचर्स होते हैं उनको क्या मिलता है, वो इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना डिविडेंड क्या होता है, और इसके डिटर्मिनेंट्स की यहाँ पर बात की गई है। तो डिटर्मिनेंट्स देखें तो बहुत सारे इसके डिटर्मिनेंट्स है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट डालते हैं हमारे डिविडेंड पॉलिसी पे, जैसे कि फर्म की क्या एज है, कितना लॉन्ग टाइम से फर्म जो है वो सर्वाइव कर रही है, या फिर फर्म का साइज कितना है, कितनी बड़ी फर्म है, छोटी फर्म है, बड़ी फर्म है, ये चीज हो गई, या फर्म के पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। अगर फर्म के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो जो फर्म होती है वो क्या करती है, अपने पास रिटेन कर लेती है कैपिटल। लेकिन अगर लगता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो यहाँ पर जो एक फर्म होती है वो क्या करती है, अपने जो डिविडेंड है उसको शेयर होल्डर्स को दे देती है। तो यहाँ पर बहुत सारी तरीके से क्या है, कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ती है डिविडेंड की, बहुत सारी चीजें इसको इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट अगर आप पॉइंट देखें दैट इज अनइवन कैश इनफ्लोज। अनइवन कैश इनफ्लोज क्या होता है कि इसमें कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो दोनों हो सकते हैं। मेन चीज यहाँ पर है अनइवन। अनइवन का मतलब क्या होता है कि जहां पर आप लोगों को जो भी पेमेंट्स की जा रही हैं, या फिर आप लोगों को कुछ रिसीव हो रहा है, इनफ्लो है तो दैट मीन्स कुछ रिसीव हो रहा है, तो उसकी जो पेमेंट्स है या फिर कुछ रिसीट्स हैं वो क्या है, वो इक्वल नहीं है। अनइवन मतलब अनइक्वल हम बोल सकते हैं। जब इक्वल नहीं होती हैं, अनइक्वल होती हैं, दैट इज अनइवन कैश इनफ्लोज।
ठीक है। ओके, सो दिस इज द 8 क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया था कि 8 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच, तो यहाँ पर टोटल 16 मार्क्स आप बहुत इजीली कैरी आउट कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि बिल्कुल इजी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में मैंने आपको बताया था कि हर एक यूनिट, यहाँ पर देखो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड नेक्स्ट जो होगी वो यूनिट नंबर 4 होगी। और इसके बेसिस पर आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन हर एक यूनिट में आपको दिए गए हैं। आपको हर एक यूनिट में से एनी वन सेलेक्ट करना है जो आपको आता हो। और आप लोग एमकॉम या एमबीए लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है कि आप उस क्वेश्चन को क्रिएट करें अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम की स्कोप क्या है, तो स्कोप क्या है आपको वो बताना है। और जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, जो एक पर्सन है जो कि फाइनेंस को मैनेज करता है, उसे हम फाइनेंशियल मैनेजर बोलते हैं। तो उस पर्सन के रोल्स क्या है, दैट मीन्स उस पर्सन के फंक्शंस क्या है, उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उस पर्सन की ड्यूटीज क्या है, आपको सब कुछ बता देना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आई थिंक बहुत ईजी है, इसमें ज्यादा आपको मेहनत करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपके सेकंड से भी ज्यादा इजी है। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स के फीचर्स यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं कि इक्विटी शेयर्स के फीचर्स क्या होते हैं, तो आई थिंक बहुत ज्यादा इजी है। और यहाँ पर ये पूछी गई है कि जो डेफर्ड शेयर्स होते हैं उनकी मेरिट्स क्या होती हैं। अब देखो, डेफर्ड शेयर्स कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि डेफर्ड शेयर्स क्या होते हैं। डेफर्ड शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि किसको दिए जाते हैं, जो हमारी कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं। ठीक है, जिन्होंने कंपनी प्रमोट की है, जिन्होंने कंपनी को स्टार्टअप किया है, तो कुछ हमारे कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, उनको दिया जाता है। या फिर कई बार जो ये शेयर्स होते हैं ये और भी काफी लोगों को दे दिए जाते हैं, लाइक कुछ अंडर राइटर्स होते हैं। अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स को हम कमीशन देते हैं ना, लेकिन कंपनी क्या कहती है कि हम आपको कमीशन नहीं दे रहे हैं, हम आपको क्या करते हैं, शेयर्स देते हैं। और उन शेयर्स का नाम क्या होता है, डेफर्ड शेयर्स होता है। जो डेफर्ड शेयर है ना, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे इसको हम फाउंडर शेयर भी बोलते हैं, फाउंडर शेयर, क्योंकि ये उन लोगों को दिए जाते हैं जो कि जिन्होंने कंपनी को फाइंड आउट किया है। प्रमोटर शेयर भी बोला जाता है, क्योंकि प्रमोटर्स को ये अलॉट किए जाते हैं। और इनको मैनेजमेंट शेयर भी बोला जाता है, जिन्होंने कंपनी मैनेज किया उन लोगों को ये शेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एज पर दिस, अगर हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ चले, तो नेक्स्ट यूनिट में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला गया, वेरियस अप्रोचेस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी की जो कॉस्ट है, जो मैंने आपको बताया कि डिविडेंड जो भी उन्हें पे किया जाएगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी अप्रोचेज होती हैं। वो कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, लाइक मेनली इसमें हम बहुत सारी अप्रोचेज को फॉलो करते हैं। जैसे कैपम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसके अंदर हम रिस्क को देखते हैं कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है इस चीज के अंदर, तो वो भी हम इसके अंदर देखते हैं। डिविडेंड कैपिटलाइजेशन होता है, या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो बहुत सारी अप्रोचेस, बहुत सारे मेथड्स हैं आप जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने पूछ लिया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपके सारी कॉस्ट आ जाती हैं, सारी कैपिटल्स आ जाती हैं, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो प्रेफरेंस हो, चाहे आपकी जो रिटेन अर्निंग होती है, तो सारी आपके इस ओवरऑल में आ जाती हैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जिसमें टोटल हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इजी रहेगा ये क्वेश्चन भी आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ ज्यादा फेमिलियर हैं, या फिर अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके खुश हैं, तो आप इस क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज आई विल सजेस्ट यू कि ये वाला क्वेश्चन ज्यादा ईजी रहेगा, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अ कंपनी हैज टू चूज वन ऑफ द फ्लाइंग टू एक्चुअल एक्सक्लूसिव मशीन्स। कहते हैं 2 मशीन्स हैं, एक्स है एंड वाई है, 2 ऐसी मशीन्स हैं। बोथ ऑफ द मशीन्स हैव बीन डेप्रिशिएटेड, जो दोनों की दोनों मशीन्स हैं वो डेप्रिशिएट हो रही है। और जो रेट इन्होंने बताया वो 10%, मतलब कि जो एक्स है वो 10% से डेप्रिशिएट होगी, और जो सेकंड वाई है वो 15% से डेप्रिशिएट होगी। तो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अगर आपको करनी आती है देन यू विल गो विद दिस क्वेश्चन, अदरवाइज यू विल डू दिस फोर्थ क्वेश्चन, इट विल बेनिफिशियल फॉर यू। जो स्टूडेंट थ्योरी करके खुश है तो वो इस क्वेश्चन को ही करेंगे, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो दिस इज यूनिट नंबर 3 एंड आई अगेन चेंज द पेन फॉर दिस यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में अगर हम देखें, तो यूनिट नंबर 3 क्या कहता है, क्रिटिकल एग्जामिन मोदी गिलानी एंड मिलर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फर्म वैल्यूएशन। तो यहाँ पर देखो, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर 4 थ्योरी होती है। सबसे पहले तो एमएम अप थ्योरी होती है, उसके बाद नेट इनकम अप्रोच होती है, फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच होती है, और लास्ट ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है,
तो एज पर दिस MM अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ये कर लेनी चाहिए। और MM अप्रोच जो है वो क्या रहती है, वो इररेलीवेंट रहती है। इररेलीवेंट रहने का मतलब क्या है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर से वैल्यूएशन ऑफ द फर्म पर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मोदी, गिलानी, मिलर ने ये बोला था कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डेट और इक्विटी का किसी भी तरह का रेशियो रख लो, आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है उस पर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया कि ट्रेडिशनल व्यू क्या है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का। तो आपको बताना है कि ट्रेडिशनल व्यू क्या रहा था ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का, और साथ ही साथ आपको कंपेयर करने को बोला। दैट मीन्स आपको कंपैरिजन करना है दो अप्रोचेस के बीच में। फर्स्ट कौन सी है, दैट इज NOI, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। और जो सेकंड है दैट इज NI अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। तो देखो पूरा का पूरा एक चैप्टर, चाहे आप इस क्वेश्चन को कर दो चाहे आप इस क्वेश्चन को कर दो, दोनों ही एक ही चैप्टर से है। तो आप कितना इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर। तो उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर को। तो आप लोग उसे जरूर से कर लो, क्योंकि इसमें 4 अप्रोच है, 4 में से 3 तो आपसे पूछ ही ली, और इसीलिए ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। सो नेक्स्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट, इसके अंदर भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना है। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है दैट इज डिफाइन वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। आपको पता होगा जो आपकी करंट एसेट्स होती हैं, हम इसका अगर नॉर्मली फॉर्मूला देखें तो दैट इज करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल ये होती है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कि जो हमारे वर्किंग कैपिटल है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। मेन चीज तो ये है कि अगर आपके पास करंट एसेट्स होती हैं, मतलब आप करंट लाइबिलिटीज में माइनस कर देते हो करंट एसेट्स में से, तो आपके पास जो पैसे बचे, जो भी एसेट्स आपके पास बची, वो क्या है, वो करंट एसेट्स है। इन दैट केस आपका जो करंट एसेट्स है वो आपके पास है, तो आपका जो बिजनेस है या जो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल होती है, जैसे हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, तो वो कितनी ज्यादा स्मूथ हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल को स्मूथ करने के लिए आपकी वर्किंग कैपिटल आपके पास होना काफी जरूरी है। उसके बाद अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल होगी तो आपके पास, आपको बाहर से कहीं से पैसे अरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, और अच्छे से आप अपने बिजनेस को रन आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच। यहाँ पर देखो मैंने वही चीज बताई थी ना कि ऑपरेटिंग साइकिल पे ही बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपकी वर्किंग कैपिटल के होने से। तो यहाँ पर अगेन यही पूछ लिया गया कि डिस्कस इन डिटेल ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच टू द वर्किंग कैपिटल एंड कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट में और वर्किंग कैपिटल में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वर्किंग कैपिटल अप्रोच रहती है, तो आपको वो देखनी है। और अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले यहाँ पर होता है रॉ मटेरियल। मतलब कभी भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास क्या है, उस वर्किंग साइकिल में सबसे पहले क्या रहेगा, रॉ मटेरियल रहता है। उसके बाद आप उसको थोड़ा सा प्रोसेस करते हो, जैसे हम बोलते हैं ना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो इन बिटवीन होता है आपके पास, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ जी, इसको आप एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज सेमी फिनिश गुड्स। ठीक है, सेमी फिनिश गुड्स भी आप इसको बोल सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद का जो प्रोसेस होता है दैट इज फिनिश गुड्स। जब आपके पास वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं, दैट इज फिनिश गुड्स। तो ये तो बिल्कुल इजी होगा, पहले आपके पास रॉ मटेरियल है, उसको आपने हाफ कन्वर्टेड कर दिया, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। और जब लास्ट में वो फिनिश गुड्स तैयार हो गया तो वो बिल्कुल प्रिपेयर है सेल होने के लिए। अब इसके अंदर ना 2 चीजें हो जाती हैं, या तो वो प्रोडक्ट आपका कैश में सेल हो जाएगा। कैश में सेल हो गया तो बिल्कुल सही चीज है। उसके बाद डायरेक्टली आप किस पे जंप कर सकते हो, रॉ मटेरियल पे जंप कर सकते हो, कि आप इसके बाद तो आप इसके बाद क्या कर सकते हो, आपका डायरेक्टली जो रॉ मटेरियल आपको फर्दर प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है वो आप परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ लोगों ने आपसे क्रेडिट पर परचेज कर लिया, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हुआ था ना, तो मैंने आपको क्या बताया था कि हर एक पर्सन को हम कैश में सेल आउट नहीं कर सकते। कुछ लोग हमसे क्रेडिट पर भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदते हैं। तो जब क्रेडिट पे प्रोडक्ट खरीदते हैं तो यहाँ पर हमारे आ जाते हैं रिसीवेबल्स। क्या आ जाते हैं,
रिसीवेबल्स आ जाते हैं, जिसको हमने रिसीवेबल मैनेजमेंट, शॉर्ट क्वेश्चन आपका आया तो इसको मैनेज भी करना होता है। तो जब ये मैनेज करते हैं, इनको देखते हैं कि हम टाइम पर ये हमें कैश प्रोवाइड कर दें, तो इसके बाद हमें इनसे क्या प्रोवाइड हो जाता है, कैश प्रोवाइड हो जाता है। तो देन फिर हम किस पे जाते हैं, रॉ मटेरियल पे जाते हैं। अगर हमें यहाँ पर कैश रिसीव हो गया तो हम डायरेक्टली रॉ मटेरियल पर चले जाएंगे, अदरवाइज इसके अंदर एक और एडिशनल स्टेप आ जाएगा, दैट इज क्रेडिट या फिर रिसीवेबल्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज एक्सप्लेन द मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश। कैश को अपने पास रखने के लिए क्या क्या मोटिव्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली 4 मोटिव्स होते हैं। सबसे पहला मोटिव होता है ट्रांजैक्शन मोटिव, आप अपने पास पैसा रखते हो ताकि आप ट्रांजैक्शन कर सके, किसी के साथ लेन देन कर सके। उसके बाद सेकंड होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मतलब बाई चांस आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाता है तो आप उस प्रिकॉशन, आप सावधानी रखते हो कि आपके पास कैश होना चाहिए। फिर आता है स्पेकुलेटिव मोटिव, आप कहीं भी, आपको कहीं भी लगता है कि कैश आपको लगाना है तो आप कहीं रिस्क लेकर अपने जो कैश है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, कई बार स्पेकुलेटिव मोटिव की वजह से और कई बार प्रॉफिट के मोटिव से। उसके बाद कंपनसेशन मोटिव रहता है। तो आपके 4 तरह के मोटिव रहते हैं कैश को होल्ड करने के लिए, कि आपके पास कैश होना चाहिए। अगर आज के टाइम पर भी देखें तो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास जो पैसे लेकर चलते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं जाते हैं तो हम ये सोचते हैं ना कि हमारे पास कैश भी होना चाहिए। बाई चांस हम कहीं जा रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का कोई सिस्टम ना हो तो हम कैश अपने पास रखते हैं। तो उसी तरीके से क्या क्या मोटिव्स हो सकते हैं कैश को होल्ड करने के। नेक्स्ट क्या आता है, डिस्कस द कैश मैनेजमेंट टेक्निक। तो इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो आपको वो टेक्निक्स भी यहाँ पर लिखनी है। होप सो आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि मैंने एमडीयू यूनिवर्सिटी का पहला क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस किया है। आज तक मैंने कभी भी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक का कभी भी मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं किया आपके साथ। तो पहला क्वेश्चन पेपर है, तो आपकी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन पेपर को शेयर कर दीजिए, सो दैट उन्हें पता चले कि मैं एमडीयू के सारे क्वेश्चन पेपर को टाइमली आपको प्रोवाइड करती रहूंगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है, जो कि क्या रहेगी, दैट इज बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोचिंग हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, अगर आप लोग ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे बैच चलते हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो अगर आप लोग ऑनलाइन स्टडी लेना चाहते हैं तो आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेल करनी है, दैट इज खुशी रानी 1137@gmail.com। और इस मेल पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपना नेम बताना है, आपके कोर्स का नेम बताना है कि आप MBA में हो, MCOM में हो, BBA में हो, BA में हो, इवन किसी भी कोर्स में आप इनरोल है, इवन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं और आपका जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स है, तो आप लोग क्या है इस कोर्स में वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट का नेम, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो, एंड देन लास्ट आपको क्या भेजना है, दैट इज सिलेबस। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसका आपको सिलेबस भेजना है, क्योंकि सिलेबस के बेसिस पर ही आपको वहां पर पढ़ाया जाएगा और कोर्स के बेसिस पर ही आपके जो एग्जामिनेशन का लेवल है उसको चेक किया जाएगा। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन ले चुके हैं, सो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहीं से मिल जाएगा, दैट इज खुशी रानी 1137 पे आप लोग किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो कि ऑनलाइन कोचिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा आप कोई भी इन्फॉर्मेशन वहां पर नहीं ले सकते। दिस मेल आईडी इज स्पेसिफिकली फॉर द ऑनलाइन कोचिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, टेक केयर।